नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। फरवरी 2023 का राष्ट्रीय संस्करण क्रॉनिकल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगस्त माह से लेके जनवरी 2023 तक का, अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक का सारा क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है। पीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2023 उसको भी ध्यान में रखते हुए तो यह सब अपलोड किया जा रहा है। लगातार आप उसको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। आज से हम लोग, क्योंकि बीच में देखिए एग्जाम आ गया था उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा, तो काफ़ी दिन से करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा पिछड़ गया है। लेकिन अब बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर सब बराबर कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 के क्रॉनिकल का राष्ट्रीय संस्करण। सबसे पहले पॉइंट जो है वह है राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2022 पेश किया गया। विनियोग विधेयक के बारे में ही जानेंगे। उद्देश्य इसका था विनियोग विधेयक 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करना था, इसका उद्देश्य था। तो ये तो कोई मतलब की चीज़ नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य वो मतलब का है। विनियोग विधेयक किस लिए पेश किया जाता है उसको देखते हैं। तो विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए, जो खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। और विनियोग विधेयक बिना पेश किए पैसा नहीं निकाल सकते हैं संचित निधि से। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। निकाली गई राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अनुच्छेद 114 महत्वपूर्ण है, पूछा गया हुआ है, फिर पूछा जा सकता है क्या है ये। तो अनुच्छेद 114 में ही कहा गया है कि सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। और अनुमोदन कैसे निकालेंगे, अनुमोदन कैसे प्राप्त करेंगे संसद से? विनियोग विधेयक के माध्यम से। याद रखेंगे, विनियोग विधेयक धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। यह लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है। इसके अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। और भारत की संचित निधि की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि है, और इसी के जस्ट आगे 267 में है आकस्मिकता निधि। तो ये दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटी सेक्शन के दृष्टिकोण से। 266 में क्या है? संचित निधि। तो दोनों याद रख लेंगे अनुच्छेद। बात करेंगे, संसद में समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 पारित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखते हैं। यह विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे समुद्र पर लागू होता है, जो भारत के समुद्र तट से 200 समुद्री मील से परे है। मैरीटाइम पायरेसी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 की संधि के जरिए ठोस पहल की। भारत ने इसे 1995 में मंजूरी दी। यह विधेयक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अंक्लोज को कानून बनाता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अंक्लोज समझौता किस सन में हुआ? 1922 में हुआ। भारत का विषय लागू किया अपने यहाँ 1995 में। दोनों लाइनें दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैरीटाइम पायरेसी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 की संधि के जरिए एक ठोस पहल की, और भारत ने इसे 1995 में मंजूरी दी। यह विधेयक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अंक्लोज को कानून बनाता है। देख लेते हैं अंक्लोज के बारे में और क्या है। महत्वपूर्ण तो है ही है, जीके फैक्ट है, इसको देखते हैं। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसको अंक्लोज बोलते हैं, यह 1982 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री गतिविधियों के संबंध में कानूनी रूपरेखा स्थापित करती है। इसे लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। यह
समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है: आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। वर्ष 1995 में भारत ने अंक्लोज की पुष्टि की। इसको भी याद रखेंगे, स्टेटमेंट में अगर 2 दे दिया, मान लीजिए 2 लाइन 1 और 2 के रूप में, तो 1982 में तो यूएन ने पास किया और भारत ने अपने यहाँ कब लागू किया, तो 1995 में अपने यहाँ लागू किया। महत्वपूर्ण है, समुद्र के ऊपर यही कानून है, अंक्लोज। भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है। भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया। भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक मंच ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का आरंभ किया। किसने लॉन्च किया है? भारत ने। किससे संबंधित है? तो जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, शांति सैनिक जिसको बोलते हैं, उनके खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक अनौपचारिक मंच है जिसे नाम दिया गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया। भारत ने अध्यक्षता कब किया था? दिसंबर 2022 में किया था। ये भी याद रखेंगे, यह भी पूछा जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करें, यह प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों को की 2 बैठकें आयोजित करेगा तथा अस्थायी मिशनों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड भारत ने लॉन्च किया है, शांति सैनिकों से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ये जो समूह है इसकी स्थापना है, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड का हिस्सा यूएनएससी संकल्प 2589 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल है, जिसे अगस्त 2021 में भारत की यूएनएससी अध्यक्षता के तहत अपनाया गया था। तो जो भारत ने यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किया था, वो किया था अगस्त 2021 में, इसको याद रखेंगे। अगस्त 2021 में भारत की यूएनएससी अध्यक्षता के तहत अपनाया गया था। हालांकि दिसंबर 2022 में भी भारत ने अध्यक्षता किया था यूएनएससी की। तो विकल्प हिसाब से देखेंगे, अगर मान लो, वैसे तो बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ था एक बार, मान लीजिए प्रश्न आ ही जाए कि भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता कब किया, अगस्त 2021 विकल्प में है तो राइट आंसर है। दिसंबर 2022 है तो राइट आंसर दिसंबर 2022। बात करेंगे विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल किए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गुजरात का वडनगर शहर, मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, ये भी गुजरात में ही है, और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के रूप में इन 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में शामिल किया गया, फिर भी यह महत्वपूर्ण हो सकता, तीनों स्थल। उसके बाद हम बात करेंगे, भारत में अब अस्थायी सूची में 52 स्थल शामिल हो गए हैं। बात करेंगे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। थीम है बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इतना बस जरा सा ध्यान दे लेंगे, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम अगर बात करें, इसमें प्रशासन गांव की ओर अभियान 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है किसने किया उद्घाटन? केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान है प्रशासन गांव की ओर। इस दौरान उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सुशासन दिवस मनाया जाता है भारत में 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। तो ये सब याद रखेंगे, प्रशासन गांव की ओर अभियान। तो इसको किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है सुशासन सप्ताह के दौरान। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण हो भी सकता है। हम लोग बात करेंगे इसके बाद। देखिए यहाँ पे एक ही सबसे बड़ा आपका फ़ायदा है कि जब आप मैगजीन को पढ़ते हैं क्रॉनिकल, तो आप सब पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें बकवास कटवा दी जा रही हैं
कभी वहाँ से प्रश्न आज तक नहीं आया है। तो जो चीज़ें मैं नहीं काट दे रहा हूँ उसको पढ़ने की आपकी कतई आवश्यकता नहीं। एक बात और आगे बढ़ने से बता दें आपको, अगर आप इसका PDF चाहते तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना @टेकाईएस, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कस्तूरी कपास के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाता है। इतना फैक्ट याद रखेंगे कि भारत का जो प्रीमियम कपास है उसको विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के नाम से जानते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, CCI, यह 1970 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया। मुख्यालय बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित है। कपास विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1970 में, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसका मुख्यालय बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित है और विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य, तो पहला स्थान गुजरात का है, फिर दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश का है और पांचवा राजस्थान का। कपास एक खरीफ फसल है जिसे परिपक्व होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। कपास कौन सी फसल है? एक खरीफ की फसल है, इसको भी याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो 12.89 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बनाई गई है, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा पूरा कर लिया गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखेंगे, इसकी लंबाई ही पूछी जा सकती है। 12.89 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है यह सबसे लंबी सुरंग ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग T49 के बाद बनिहाल कटरा मार्ग पर यह चौथी सुरंग है जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग T49 के बाद बनिहाल कटरा मार्ग पर यह चौथी सुरंग है जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। अगर इसमें हम कुछ और देखते हैं तो घोड़े की नाल की आकार की यह बनी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग और रेल और सड़क सुरंग तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लंबाई इसकी है 11.22 किलोमीटर। बनिहाल शहर के उत्तरी भाग में शुरू होता है और ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग जम्मू कश्मीर में है। लंबाई 9.34 किलोमीटर। यह NH-44 में चेनानी से शुरू होता है जो नासरी में समाप्त होता है, जिसको हम लोग पहले चेनानी नासरी सुरंग बोलते थे, अब उसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है इसको थोड़ा सा देख लेंगे किसका नाम बदला गया था। जो चेनानी नासरी सुरंग है उसी को अब हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग के नाम से जानते हैं। 9.34 किलोमीटर लंबी है यह। उसके बाद अगर कोई है तो त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल केरल, त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल केरल, लंबाई 9.02 किलोमीटर, कन्याकुमारी को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है और भिजिंगम में समाप्त होता है। अटल रोड टनल सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल 8800 मीटर। यह लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। तो जो इसको क्या बोलते हैं? अटल सुरंग बोलते हैं। 8800 मीटर 8.8 किलोमीटर लंबी है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर है और सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल है यह। तो यह भी याद रखेंगे। अटल रोड टनल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे मनोरंजन मेला डाक रूम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में डाक विभाग के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने पत्र लेखन मनोरंजन मेला डाक रूम का शुभारंभ किया। पत्र लेखन मनोरंजन मेला डाक रूम का शुभारंभ किया। उद्देश्य
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ देर के लिए दूरी बनाना तथा भारत में पत्र लिखने की कला को दोबारा जीवित करना। तो क्या है यह कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देखिए क्या होता है, लोग चिपके हुए हैं, रात हो या दिन, लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से कम डेली 8 से 9 घंटे तक चिपके रह रहे हैं। उसी चीज़ के लिए बनाई गई, उससे आप दूरी बनाइए तथा पहले जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र कला को दोबारा जीवित करना डाक रूम मनोरंजन मेला डाक रूम का उद्देश्य है। याद रखेंगे 2 मंत्रालय इसमें है, डाक मतलब डाक विभाग, लेकिन संस्कृति मंत्रालय भी इनमें इंक्लूड है, तो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से है। याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 मंजूरी प्रदान की गई। इसमें क्या अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो इस विधेयक में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम परिवर्तन करके भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया। नई दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र था उसी का नाम बदला गया है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के द्वारा। अब क्या किया गया है, मान लीजिए पूछ ही लिया जाए कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या किया गया, तो किया गया भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान एसटी आदेश। ये सब यार ऐसे बहुत सारे संशोधन आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जरा सा देख लेते हैं इसमें एक फाइल। इसका जो लक्ष्य था, उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए अनुसूचित जनजाति के आदेश में भी संशोधन करना है। इसी विधेयक में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शामिल किया गया है। तो हट्टी समुदाय कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। गोंड तो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में। तो जो चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर है, इन जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति में रखा गया है, लेकिन अब इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए संशोधन किया गया है। हार्नबिल महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। हार्नबिल महोत्सव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट नागा विरासत गांव किसामा में हार्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। कौन सा संस्करण था, 23वां। हार्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, नागालैंड में। हार्नबिल फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता था। मतलब कहने क्या है कि प्रत्येक वर्ष यह नागालैंड राज्य के जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर, उसी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नागालैंड कब बना था, तो 1 दिसंबर 1963 को बना था। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार द्वारा की गई थी। इसका आयोजन राज्य पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे इसको भी। 2000 में इसकी शुरुआत हुई, तो यह फैक्ट याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई, 2000 में हुई। हार्नबिल त्यौहार का यह नाम एक हार्नबिल चिड़िया के नाम पर रखा गया है, यह भी याद रख लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर कोई और महत्वपूर्ण है तो इस चिड़िया को भारत में धनेश के भी, जो हार्नबिल चिड़िया है उसे भारत में धनेश के नाम से भी जाना जाता है। गोबलिन मोड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए गोबलिन मोड को इस वर्ष का ऑक्सफोर्ड शब्द चुना है। किसको, गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड शब्द चुना है। किसको, गोबलिन मोड को। पूछा जा सकता है, बिहार पीसीएस में शायद पूछा गया था। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने उदयपुर, प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC स्थापित किया। तो यूपी में स्थापित किया गया है, प्रयागराज में। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है, प्रयागराज में। उद्देश्य है देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना। फिर देखिए यह कोई बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हम लोग इसको कटवा दिए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन
भारत द्वारा कोविड के लिए विकसित विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में स्वीकृति प्रदान की गई। विश्व की पहले इंट्रानेजल वैक्सीन को भारत द्वारा कोविड के लिए विकसित विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। किसको? इंट्रानेजल वैक्सीन को। देख लेंगे कहाँ बनी है विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन, भारत में। दिव्य कला मेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गेट नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गेट नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। तो दिव्य कला मेला किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने से संबंधित है दिव्य कला मेला 2022। महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ हो गई है। तो लोंगेवाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1971 में। भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। DRI का 65वां स्थापना दिवस। राजस्व खुफिया निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के 2 दिवसीय 65वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। इस अवसर पर निर्मला सीतारमण ने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 का वर्तमान संस्करण जारी किया। यह निदेशालय ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करता है। जो DRI है, यह निदेशालय ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करता है। कौन? राजस्व खुफिया निदेशालय DRI। DRI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। DRI भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तत्वाधान में तस्कर विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियां हैं। तस्कर विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। तो कब स्थापना हुई थी? 4 दिसंबर 1957 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हस्तकला और संस्कृति का झरोखा संग्रह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय हस्तकला, हथकरघा कला और संस्कृति का झरोखा संग्रह का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय हस्तकला, किसके द्वारा? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय हस्तकला, हथकरघा कला और संस्कृति का झरोखा संस्करण का आयोजन किया गया। पहला आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 से भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हैदराबाद में एक गोल्ड ATM स्थापित किया गया है, जो देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। महत्वपूर्ण है या देख लेंगे। देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हैदराबाद में एक गोल्ड ATM स्थापित किया गया है, जो देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। यह भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है।
3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन। तो ये जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं गोल्डन एटीएम लगा है कहाँ पे, हैदराबाद में है। ये जगह याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जरूर देख लेंगे अच्छे से। बात करेंगे 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। तो अखिल भारतीय विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे हुई, गोवा में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन भी गोवा में ही किया गया। तो याद रखेंगे किसके लिए, आयुर्वेद संस्थान के लिए। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ हुई, हैदराबाद में। और आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की थीम थी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है, बंगलुरु में, आयुष मंत्रालय के तहत। दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान या राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता की एक शाखा रहेगी। तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है, कोलकाता में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता की स्थापना वर्ष 1975 में होम्योपैथी के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो किसने किया है 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इन्होंने 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कब बना, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1975 बना। दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान एक शाखा है किसकी, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता की शाखा दिल्ली में बन रही है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना 2004 में आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में बंगलुरु में की गई थी। यह उत्तरी भारत में इस तरह का पहला संस्थान होगा। उसके बाद केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कुछ भी कहना है, कुछ भी कमी दिखे, कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।